नमस्कार दोस्तों, आज घोटालों का, झूठ का, बेईमानी का नैरेटिव बनाने का अमृत काल चल रहा है। अमृत काल चल रहा है ज्ञान विज्ञान को पुनर्जन्म और दूसरी चीजों में स्थापित करने का। ज्ञान विज्ञान के बजाय और तर्क वितर्क के बजाय वक्त चल रहा है विपक्षी दलों को हमला करने का, जॉर्ज सोरोज पे बात करने का। बड़ा अजीब सा दौर है। जी हां, एक समय में आपको याद होगा हर्षद मेहता एक बड़ा नाम आया था। हर्षद मेहता स्कैम और न जाने क्या क्या, इसको लेके जिस महिला पत्रकार ने पूरी स्टोरी करी थी, ब्रेकिंग स्टोरी करी थी और कहा था हमने बड़ा खुलासा कर दिया, वो हर्षद मेहता जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार, नरसिम्हा राव सरकार को 2 करोड़ रुपए डोनेशन देती है, वो हर्षद मेहता को वही कांग्रेस सरकार गिरफ्तार कर लेती है। वो उसे बख्शती नहीं है, उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करती है, पूरी जांच भी कराती है और अंत में वही हर्षद मेहता जेल में ही अपने दम तोड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो पूरा खेल होता है। दूसरी तरफ आज का दौर है, वही पत्रकार उससे बड़े स्कैम में क्लीन चिट देने का काम करती है। वो आज अडानी के और सेबी के रिलेशन को लेकर के बात नहीं करती है। आज वो बात नहीं करती है कि कैसे अडानी ने स्कैम करके इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया है, और आज वो बात नहीं करती हैं कि उस स्कैम में सीधे प्रधानमंत्री इन्वॉल्व है, कोई और नहीं। अब इस खेल को आप समझिए होता कैसे है। हर्षद मेहता ने जो शेयर के दलाल हैं, बड़े दलाल, उनकी एक चेन बनाई, अपने दोस्तों की एक चेन बनाई। हर्षद मेहता जो शेयर खरीदते, उनके दलाल मित्र भी वही शेयर खरीदने लगते और उसी को एडवाइज करने लगते। एकदम से वो शेयर खरीदने की होड़ मच जाती और उसके दाम ऊंचाई पे चले जाते। जब पब्लिक की मनी आ जाती, वो धीरे से अपने प्रॉफिट को गेन करते और धीरे धीरे बाकी लोग उसमें अपना लगाते रहते। वो कंपनी में खेल चलता रहता। उसी आधार पर बैंकों से लोन लिया जाता और सारा काम चलता था। न बैंकों से पैसा मारा जाता था, न कहीं से मारा जाता था। अब क्या हो रहा है? अब गौतम अडानी ये कर रहे हैं कि वो अपने शेयर तमाम फर्जी कंपनियों से खरीदवाते हैं और वो फर्जी कंपनियां उन्हीं की होती हैं। एकदम से शेयर बढ़ता है, सेबी के जो चेयरपर्सन है वो लोग सब उसको सपोर्ट करते हैं और वो एकदम से चढ़ जाता है। जब चढ़ जाता है, लोग खरीदने लगते हैं, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, और उसके बाद वो अपना पैसा लेके, प्रॉफिट लेके बाहर आते हैं और उसके बाद में उसी पैसे को के आधार दिखा करके, उस शेयर का दाम का आधार दिखा के बैंकों से लोन लेते हैं और बैंकों से लोन लेने के बाद सारी चीजें खड़ी करते हैं और बाद में उसका पैसा भी बैंक का नहीं देते, वो भी सरकार रिटर्न ऑफ कर देती है। भारत सरकार ने संसद में बताया, वित्त मंत्री ने बताया कि हमने पिछले 5 साल में बैंकों का जो रिटर्न ऑफ किया है, जो पैसा कर्ज माफ किया है, वो 9.9 लाख करोड़, यानी राउंड फिगर में 10 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। अब आप समझिए, भारत का जो बजट पेश किया गया है उसमें भारत 17 लाख करोड़ रुपए का कर्जदार है। और दूसरी तरफ यदि आप इस पीरियड का देखेंगे, इसी पीरियड में तमाम तरह के इन पूंजीपतियों के जो कर्ज माफ किए गए हैं वो करीब 18 लाख करोड़ रुपए के, यानी उनको कर्ज माफ करने के लिए हमारे देश को कर्जदार बना दिया गया। अब इसकी वसूली तो होनी है, तो इसकी वसूली किससे होती है? आपसे होती है, निवेशकों से होती है। पहले टैक्स कम था, अब टैक्स ज्यादा बढ़ा दिया।
जिन चीजों पे टैक्स नहीं पड़ता था उन पे टैक्स हो गया। इवन आप शादी करेंगे तो एक एक चीज का, चाहे कैटरिंग हो चाहे दूसरी चीज हो, जो भी कुछ होगा सब पर 18% टैक्स दे दीजिए। आप देख लीजिए शादी पे जितना खर्च है उससे ज्यादा वो पैसा चला जाता है टैक्स में, सरकार ले जाती है। आपका बच्चा पैदा होने का होगा तो उस 9 महीने के पीरियड में जब वो मां के पेट में होगा तब से लेके पैदा होने तक जो कुछ होगा सब टैक्स में जाएगा। चाहे हर चीज का टैक्स है, जो वो उसके लिए खिलाया जाता है, पौष्टिक चीजें होती हैं, दूसरी चीजें होती हैं, सब पे टैक्स है। इसके बाद जब वो होगा तो दूध खाएगा, कोई और चीज खाएगा तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कहेगा दही खिलाइए, ये खिलाइए, वो खिलाइए, उन सब पे भी बहुत टैक्स होगा। सब पे टैक्स दे दीजिए। और लूट का यह हाल है, जब वो पढ़ने भेजिएगा तो अब किताबों पे भी टैक्स, कापियों पे भी टैक्स और सब पर टैक्स, 18% टैक्स दीजिए। अब स्कूल की फीस पे भी टैक्स है। जो आप बच्चा जाता है बस में, स्कूल बस में, उस पर भी टैक्स है और वो सारे टैक्स सब आपसे वसूले जाएंगे। तो कुल मिला के आप टैक्स रिजीम में जीजिए। नरेंद्र मोदी की जुमलेबाजी और झूठे वादों से आम लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। जरूरत की सारी चीजें महंगी हो गई हैं। महंगाई से घरों में राशन आधा हो गया है। देश के बेरोजगार युवा नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। किसानों को फसल का सही दाम नहीं मिल रहा। खून पसीना जलाकर भी मजदूर भरपेट खाना नहीं खा पा रहे। जनता रो रही है, बिलख रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी को इनकी तकलीफों से कोई मतलब नहीं। वे अपनी मौज में हैं। अब आप सवाल करेंगे कि साहब ये क्यों हो रहा है, तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस पर सवाल करते हैं कि कौन है जिम्मेदार इस तरीके से जो देश को लूटा जा रहा है, देश के निवेशकों का पैसा लूटा जा रहा है। और सबका पैसा लूटा जाए तो कहा जाएगा कि राहुल गांधी ने जो शेयर मार्केट में अपने पैसे लगाए हैं उससे उन्हें इतना प्रॉफिट हुआ। तो भाई उन्होंने किसी चोर कंपनी में तो नहीं लगाए हैं, और लगाए भी हों तो उन्होंने तो किसी से नहीं कहा कि ये शेयर खरीदिए या ये मत खरीदिए। वो सरकार में तो नहीं है, वो भी एक निवेशक की तरह पैसा लगा रहे हैं। मार्केट में जो भी बेनिफिट उसमें होगा सबको होगा, उसी का हिस्सा मिलेगा। वो कोई स्पेशल लाभ तो नहीं ले जा रहे हैं, वो किसी का चोरी नहीं कर रहे हैं, किसी से कर्ज नहीं ले रहे हैं, उसमें भी तकलीफ। और फिर कहेंगे जॉर्ज सोरोस के कहे पर यह किया जा रहा है। जॉर्ज सोरोस 94 साल के हैं, कब्र में उनके पांव हैं, और ऐसी स्थिति में वो क्या खुद करेंगे, और जो खुद चलने की स्थिति में नहीं हो एक बगैर सहारे के, उसके ऊपर तमाम तरह का कि उससे उसका क्या कंसर्न है, लेकिन समझ में नहीं आएगा। कुछ भी कहेंगे, जॉर्ज सोरोस हैं कौन पता ही नहीं है, लेकिन कहानी बनाने के लिए यही तो नरेंद्र मोदी का खेल है। तो आपको किस तरह से मूर्ख बनाया जाए, कैसे आपके ज्ञान को खत्म किया जाए, इस पर काम होता है। क्योंकि यदि आपको ज्ञान होगा तो आप सवाल करोगे। इसलिए अब आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशंस में, मंडी आईआईटी ने एक कोर्स जो इंट्रोड्यूस किया कि अब पुनर्जन्म पे पढ़ाया जाएगा। अरे भाई, ज्ञान विज्ञान पे पढ़ाने के लिए आईआईटी खुले थे। आईआईटी की स्थापना जब की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तो यह सोच के की थी इस देश को अच्छे ज्ञान विज्ञान से युक्त टेक्नोक्रेट मिलेंगे। उन्होंने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खोले थे, आईआईएम खोला था, एम्स खोला था, इसरो खोला था, साइंस इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट खोले थे। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज और ये खोले थे जिससे आप इतने ज्ञान वाले हों कि दुनिया में जाके अपना नाम रोशन करें और विश्व स्तरीय शिक्षा से युक्त हो। लेकिन आज स्थिति यह, टॉप आईआईटीज की स्थिति है कि वहां प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है। अब प्लेसमेंट का एक उदाहरण, बॉम्बे आईआईटी में जो है 36% बच्चों को जॉब ही नहीं, प्लेसमेंट ही नहीं मिला। इसी तरीके से तमाम और इंस्टीट्यूट्स में हो रहा है। कहीं तो अब 100% नहीं मिल रहा, कोई आ ही नहीं रहा प्लेसमेंट के लिए। एनआईटी के एक प्लेसमेंट के एक बड़े सीनियर ऑफिशियल हैं जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पंडित नेहरू ने स्थापित की थी, उनमें तो वो ये बता रहे थे कि हमारे यहाँ 100% हुआ करता था प्लेसमेंट। आज यह स्थिति है कि प्लेसमेंट के लिए नहीं कोई आ रहा है। तो यह हालत।
अंबानी अपने यहां 42,000 लोगों को नौकरी से निकाल देते हैं, तो वो नौकरी से निकालते हैं, इधर आप बेरोजगारी की स्थिति है। सरकार कहती है कि बेरोजगारी है नहीं, महंगाई है नहीं। तो सरकार जब कहती है बेरोजगारी नहीं है, उसी समय में हरियाणा में चुनाव आ जाता है, तो वहां सरकार घोषणा करती है कि हर बेरोजगार को जो उसकी क्रम बनाए कि इतना पढ़ा होगा तो इतना, तो 1,200 रुपए से लेकर के 3,500 रुपए महीने बेरोजगारी भत्ता देंगे। क्यों? क्योंकि चुनाव आ गया है। इसके अलावा किसानों को देंगे, किसानों को हर एकड़ पे देंगे, फसलों पे जो एमएसपी देंगे। तो भाई पूरे देश में दीजिए ना, सरकार तो बीजेपी की है, केंद्र सरकार का ही ये काम है, लेकिन नहीं, वो नहीं करेंगे। इस तरह से करेंगे क्योंकि चुनाव का फायदा लेना है, और जब चुनाव में आएगा तो तमाम बलात्कारी और दूसरे बाबाओं को पैरोल दी जाएगी। तो ये सारे खेल होते हैं। उधर नरेंद्र मोदी ने जैसे इस देश को ढकेला है, उसका ही नतीजा है कि हमारे रेल मंत्री सुरक्षा कवच और जाने क्या क्या बताते थे, कितनी रेल सुरक्षित होगी, एक्सीडेंट रुकेंगे। आज स्थिति यह है कि सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने रेल को तबाह कर दिया है। आंकड़े बताते हैं कि हर महीने करीब 11 रेल हादसे होते हैं। इन रेल हादसों में सैकड़ों लोगों की जान जाती है। सच्चाई ये है कि भारतीय रेल मोदी सरकार की लापरवाही और अनदेखी का शिकार है। रेलवे भारी मैन पावर की कमी से भी जूझ रही है। रेलवे की रीढ़ कहे जाने वाले लोको पायलट बिना ब्रेक के काम करने को मजबूर हैं। रेलवे सुरक्षा का बजट ऐशो आराम पर उड़ा दिया जाता है। इसका खामियाजा आम जनता रेल हादसों के रूप में भुगतती है। इस बर्बादी की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार है। इस बर्बादी को देखकर भी नरेंद्र मोदी खामोश हैं और रेल मंत्री रील बनाने में व्यस्त हैं। हर महीने 11 एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी कल हुआ एक्सीडेंट, आज फिर हो गया, और रोज हो रहे हैं और लोग मर रहे हैं, लगातार मर रहे हैं। बावजूद इसके वो कहते हैं छोटी छोटी बातें, और जब छोटी छोटी बातें कहते हैं तो आता है कि नरेंद्र मोदी आखिर कर क्या रहे हैं। लो जी, चोरी पकड़ी गई। अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड यानी सेबी चेयरमैन माधवी बुच की वो कंपनी जिसके बारे में हिंडनबर्ग ने बड़ा खुलासा किया था, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के रिकॉर्ड के मुताबिक इसका रजिस्टर पता ये है। लेकिन कहानी अब शुरू होती है। इस एड्रेस पर सिर्फ यही कंपनी रजिस्टर नहीं है, बल्कि इस पते पर सेबी चेयरपर्सन की इंडिपेंडेंट ऑडिट संभालने वाली चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म शाह एंड सेवला LLP भी रजिस्टर है। इतना ही नहीं, माधवी बुच की 2 अन्य कंपनियों का पता भी यही है। जब scroll.in के पत्रकार ने इस पते पर जाकर वहां मौजूद गार्ड से पूछताछ की, तो अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड या माधवी बुच का कोई प्रमाण यहां नहीं मिला। यानी ना सिर्फ ये पता बोगस है, बल्कि सीए फर्म के पते पर कंपनी रजिस्टर कराकर सेबी की चेयरमैन ने बड़ा गोलमाल किया है। उधर बेरोजगारी इस दशा में आ गई है कि यूथ आत्महत्या करने को मजबूर है, और तमाम तरह के दर्द। महंगाई आपको कहीं का छोड़ नहीं रही, हर तरह से आपको संकट में ढकेल दिया है। जब यह स्थिति हुई हो तो निश्चित रूप से विपक्ष का काम होता है कि वो बोले और लड़े। इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय उनकी कार्यकारिणी की बैठक हुई, जो तमाम राज्यों के प्रभारियों की और अध्यक्षों की, उसमें फैसला लिया गया कि 3 मुद्दे पर हम लड़ेंगे। 3 मुद्दे पर बात हुई। एक, जेपीसी की मांग हमने दोहराया है। अडानी महाघोटाले के संदर्भ में 1 साल से हम मांग कर रहे हैं, और जिस तरीके से अभी नए खुलासे आए हैं उस और भी महत्व रखता है कि जेपीसी का गठन जल्द से जल्द हो। दूसरी बात जो उन्होंने कही है, जिस पर बातचीत हुई, राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय सरकार द्वारा जातिगत जनगणना करना जरूरी है। संविधान के अनुसार जनगणना की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, राज्य सरकारों की नहीं। राज्य सरकारें सर्वेक्षण करते हैं, पर कास्ट सेंसस की जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र सरकार को दी गई है हमारे संविधान में। और तीसरी बात जो वेणुगोपाल जी ने कही है, जिस पर काफ़ी लंबी बातचीत हुई, कि जो हमने चुनाव के प्रचार के समय संविधान की सुरक्षा के बारे में हमने जो मुद्दे उठाए थे, संविधान के जो अनेक प्रावधान हैं
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को लेकर उसका पालन करना, प्रावधानों का पालन करना, संविधान को सम्मान देना, उस पर भी लंबी बातचीत हुई। और अगले कुछ ही दिनों में आप देखेंगे इन 3 मुद्दों को लेकर जेपीसी, संविधान का सम्मान और जाति जनगणना, इन 3 मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी अलग अलग राज्यों में एक विशाल पब्लिक मोबिलाइजेशन कैंपेन का आयोजन करेगी। संविधान जिस रूप में है उससे कोई छेड़छाड़ ना हो। यह ना हो कि हाँ ये हम आरक्षण में ये कर रहे हैं, यहाँ ये कर रहे हैं, वहाँ ये कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जो वास्तविक है वही होना चाहिए। इस देश भर में इसको लेके अवेयर करने के लिए आंदोलन चलाया जाए, तो यह दिशा है। दूसरा, उन्होंने कहा कि इस पर जो ये घोटाले चल रहे हैं इस पर मैं विस्तृत पूरी बात करूंगा, छोटे में बात नहीं। जेपीसी मना कर दिया, जेपीसी के साफ तौर पे जेपीसी के लिए सरकार मना कर रही है, क्या कहेंगे? जेपीसी के लिए सरकार मना कर रही है, कह रही है आप लोग बरगला रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी है ये। नहीं, क्या कहेंगे? मैं इस पे थोड़ा मतलब गहराई में आपके साथ इसके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। ये फाइट से काम नहीं होगा, तो थोड़ी देर में मैं आपसे गहराई से बात करूंगा। सर लेकिन जेपीसी पे क्या कहेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे। क्योंकि यह सरकार घोटालों की सरकार है। इस देश के लोगों को कुछ दे नहीं पा रही, सिर्फ घोटाले कर पा रही। इस देश के लोग संकटों में फंसे हुए हैं और उन संकटों के दौर में एक मदद की दरकार होती है, तो राहुल गांधी वह खड़े होते हैं लड़ने के लिए। तो सरकार को उसी से तो डर लगता है, इसलिए तमाम ड्रामे किए जाते हैं, झूठ बोला जाता है, तो बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का काम किया जाता है। निश्चित रूप से हमें सोचना पड़ेगा कि हम कौन सी सरकारें बनाते हैं। आज हालात बदल चुके हैं, विपक्ष इतना स्ट्रांग है कि वो जवाब देता है और उसका नतीजा ये होता है, ब्रॉडकास्टिंग बिल लेकर के जो आते हैं कि कैसे आवाज दबा दी जाए, कैसे यूट्यूब और दूसरे मीडिया के माध्यमों के जरिए जो सच को परोसा जा रहा है उसे रोक दिया जाए। तो अब विपक्ष जब सशक्त होता है तो वो वापस लेना पड़ता है। वक्फ बिल लेके आते हैं, विपक्ष जब आवाज करता है तो उसे जीपीसी को भेजना पड़ता है। तो यह दशा है। इससे आप समझ लीजिए, यदि आपने विपक्ष को और मजबूत किया होता तो मनमानी पूरी तरह रुक गई होती। जय